हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर डी तिवारी। आज हम आपको पीरियाडिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कराएंगे। राइट, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज मतलब आवर्ती गुण। राइट, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज आवर्ती गुण। स्टूडेंट्स, आवर्ती गुण क्या कहता है? कौन कौन से टॉपिक्स जो होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज पीरियाडिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं और इसका मुख्य मकसद क्या है, इसमें कौन कौन से मेथड अप्लाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है वो किसके आधार पे बना है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया है। राइट, अब उसके आधार पर जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में उन्हीं गुणों की पुनरावृत्ति होती है, उन्हीं एटम्स की एक समान, तो जैसे जो एक समान गुण है, ऐसे एटम जो एक समान गुण मिलते जुलते हैं उसको हमने एक ग्रुप में रखा हुआ। राइट, जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप जो है एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप, उसमें कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित रहता है, इंडेफिनिट है, वो कभी 17 ग्रुप में और कभी इसमें। तो हाइड्रोजन को यदि छोड़ दिया जाए तो लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। राइट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनके गुणों की, लिथियम के बाद फिर आता है यहाँ पे बेरिलियम, यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उन्हीं गुणों के समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पीरियाडिसिटी। क्या कहेंगे? पीरियाडिसिटी। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे ये एलिमेंट्स हैं कि इनके गुण आपस में मिलते जुलते हैं, तो इनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। राइट, अब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बहुत सी चीजें क्रमिक रूप से परिवर्तित होती हैं, बहुत सी क्रमिक चीजें परिवर्तित होती हैं, लेकिन फिर जब हम आते हैं तीसरे आवर्त में यानी नेक्स्ट आवर्त में, तो फिर से उन समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये चीजें क्या कहलाती है? पीरियडिसिटी। और ये चीज क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, इस तरह से मतलब इनका क्रमिक परिवर्तन चलता रहता है, यानी कि दोनों तरह से क्रमिक परिवर्तन होते हैं इनमें। राइट, अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से गुण अप्लाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। सेकंड नंबर है आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। थर्ड नंबर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। राइट, इन गुणों, ये जो गुण होते हैं ये आवर्तिता यानी कि पीरियाडिक प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। इन्हीं गुणों की पुनरावृत्ति होती है जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं और ऊपर से नीचे चलते हैं। यदि ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्रमिक रूप से परिवर्तन होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला आता है पॉइंट हमारा एटॉमिक रेडियाई। व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई? क्या है एटॉमिक रेडियाई? इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स।
एटॉमिक रेडियाई क्या है? एटॉमिक रेडियाई स्टूडेंट्स यानी कि वन एटम के न्यूक्लियस से, वन एटम के न्यूक्लियस से के केंद्र से बाह्यतम कक्षा की, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन्स के बाह्यतम कक्षा की जो दूरी होती है, बाह्यतम कक्षा की जो दूरी होती है, उसकी दूरी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियाई। इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स सपोज करिए ये हो गया क्या, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस, राइट? इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस से अंतिम कक्षा की जो दूरी है, सबसे अंतिम कक्षा, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, इसे हम आयनिक रेडियाई भी कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट? यानी कि एटॉमिक रेडियाई को आयनिक रेडियाई भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे अंतिम कक्षा की दूरी कितनी होती है? ये कक्षा है 1 2 3, सपोज करिए 3 4 7 कक्षाएं होती हैं, तो अंतिम कक्षा की जितनी दूरी होती है उसे हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, राइट? कुल मिला के आप इसको अपने तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी एटम के नाभिक से, नाभिक के केंद्र से उस अंतिम कक्षा की दूरी को एटॉमिक रेडियाई या परमाणु त्रिज्या कहा जाता है, राइट? बहुत सरल परिभाषा है स्टूडेंट्स, और बहुत ही इजी टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियाई में कौन कौन से रेडियस होते हैं ये भी ध्यान देना है। क्या है कि केवल ये निश्चित दूरी, ये चीज पता नहीं हो जाती कि निश्चित यही एटॉमिक रेडियाई होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया कि कोई इसकी निश्चित मतलब रेडियस नहीं होती है, एटॉमिक रेडियस। इसमें 2-3 चीजों से पता किया जा सकता है कि उस एटम की एटॉमिक रेडियाई क्या होती है एक्चुअल में। जैसे कौन कौन से? उसमें 3 टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? फर्स्ट टॉपिक है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या, कोवैलेंट रेडियस, 3 त्रिज्या होती है इसमें। सेकंड नंबर है आपका क्रिस्टल रेडियस, है क्रिस्टल रेडियस के बाद वान डेर वाल्स रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस। 3 रेडियस यानी कि कोवैलेंट रेडियस, क्रिस्टल रेडियस एंड वान डेर वाल्स रेडियस, राइट? 3 रेडियस से हम सही एटॉमिक रेडियाई का पता लगा सकते हैं, यानी कि बिना इनके हम इस रेडियस का एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई रेडियस का पता नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये 3 टॉपिक्स दिए गए हैं उस एटम्स के बारे में जो न्यूक्लियस के होते हैं, कहां कहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं, इन 3 जो प्रॉपर्टी होती है इनको विशेष रूप से ध्यान में दिया जाता है, तब हम एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई निकाल पाएंगे, राइट? अब इसको हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? कोवैलेंट रेडियस, राइट स्टूडेंट्स? तो जो हमारा कोवैलेंट रेडियस है इसमें क्या है, क्या कहलाता है कोवैलेंट रेडियस को? हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर है कोवैलेंट रेडियस। व्हाट इज कोवैलेंट रेडियस? जैसे कि स्टूडेंट इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कोवैलेंट रेडियस मतलब सहसंयोजक, राइट? अब सहसंयोजक है क्या? कोवैलेंट जानते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से कोवैलेंट सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, उसी से कोवैलेंट रेडियस ये लिया गया है। तो कोवैलेंट रेडियस जो है इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जब कोई भी एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों, तब ऐसे एलिमेंट्स के 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के बीच की दूरी को आधा क्या कहेंगे? ये कहेंगे कोवैलेंट रेडियस कहा जाता है, राइट? क्या कहेंगे? कोवैलेंट रेडियस कहा जाता है, राइट? इसे हम किससे डिटरमिनेट करते हैं?
एंगस्ट्रॉम से डिटरमिनेट किया जाता है। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना कहलाता है स्टूडेंट्स? 10 का पावर यानी 10 टू का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 माइक्रोन, राइट। तो स्टूडेंट्स इसके फार्मूला के आधार पर हम लगा सकते हैं व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, यानी कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू क्या होगा? कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू, राइट, मतलब सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए एक ही एलिमेंट्स के दो एटम्स के नाभिकों के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस between nucleus of atoms nucleus of two atoms right, two atoms of one element by single bond. मतलब स्टूडेंट्स इसको अपने भाषा में अपॉन टू, राइट, यानी कि एकल बंध के द्वारा कोई भी एक ही तत्व उसके दो एटम्स के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, यानी 50 मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आधा निकल आएगा, यानी दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? कोवेलेंट रेडियस, यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या उसे कहते हैं। ये फार्मूला से कोवेलेंट रेडियस का फार्मूला है। इसको किससे हम डिनोट करते हैं? एंगस्ट्रॉम से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स। एंगस्ट्रॉम, डिनोटेड बाय एंगस्ट्रॉम। डिनोटेड बाय एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू स्टूडेंट्स 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 10 माइक्रोन, राइट। ये 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू उसकी वैल्यू है, राइट स्टूडेंट्स। तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी सिंगल बॉन्ड के एक एलिमेंट के दो एटम्स के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियस कहलाता है, राइट। अब जैसे एक स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं, अपन क्लोरीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में किस तरह का होता है। तो स्टूडेंट्स क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं Cl2 मॉलिक्यूल्स। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का स्टूडेंट्स कितना होता है? 1.98 एंगस्ट्रॉम, 1.98 एंगस्ट्रॉम। और हमारा फार्मूला क्या कहता है? उसी को 50 कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका आधा वैल्यू निकल आएगी। तो 1.98 एंगस्ट्रॉम को हम से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा स्टूडेंट्स? इक्वल टू 0.99 एंगस्ट्रॉम, 0.99 एंगस्ट्रॉम निकल आएगा। यानी कि क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस कितनी होगी स्टूडेंट्स? 0.99 एंगस्ट्रॉम, यानी कि कोवेलेंट रेडियस of chlorine molecules equal to 0.99 एंगस्ट्रॉम, राइट स्टूडेंट्स। ये देखिए क्लोरीन मॉलिक्यूल का कोवेलेंट रेडियस निकल आया, राइट। कोवेलेंट रेडियस
आपके क्लोरीन मॉलिक्यूल की वैल्यू कितनी आ गई 0.99 एंगस्ट्रॉम। ये किससे जो फार्मूला था एटॉमिक रेडियस यानी कोवेलेंट रेडियस का उसके आधार पे हमने निकाला। इसी तरह से स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एटम का थोड़ा सा फिगर बना के इसको देखते हैं कैसे डिस्क्राइब कर देते हैं। हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का किस तरह से बनेगा, राइट। ये स्टूडेंट्स दो हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में न्यूक्लियस है, राइट। इसको समझना है। दोनों न्यूक्लियस, राइट। अब इसमें स्टूडेंट यहां पे देखिएगा दो ये न्यूक्लियस है, फिर हमने क्या किया है दो नाभिक के बीच की दूरी का आधा, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है कोवेलेंट रेडियस का कि किसी भी दो समान मतलब तत्व होते हैं उनके परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस स्टूडेंट्स क्या निकला, दो एटम के नाभिकों के बीच की दूरी, ये दो नाभिक हो गए स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियस है, इनके दोनों के बीच की दूरी का आधा ये कहलाएगा, ये आधा, राइट। यानी ये पोर्शन, इस पोर्शन को क्या कहते हैं कोवेलेंट रेडियस यानी सहसंयोजक त्रिज्या। फिगर से स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, राइट। यानी दो एटम हैं और दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा हुआ ना, यहां से डिवाइड कर दिए, इसको हम क्या कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब दोनों नाभिकों के बीच की दूरी मतलब दो न्यूक्लियस अभी 74 एंगस्ट्रॉम, 0.74 एंगस्ट्रॉम, ये दोनों नाभिकों के बीच की दूरी यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस स्टूडेंट्स, राइट। अंतर नाभिकीय दूरी कितनी हुई 0.74 एंगस्ट्रॉम। अब कोवेलेंट रेडियस इसकी कितनी होगी 0.37 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.74 का यदि हम आधा कर देंगे तो क्या निकल आएगा 0.37 एंगस्ट्रॉम, यानी उसी के दूरी का आधा। फार्मूला वही रहेगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। यहां पे हमने क्या किया है दो नाभिक के बीच की दूरी के आधे को हमने कोवेलेंट रेडियस किया। ये दोनों नाभिक कितने हुए, दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी कितनी हुई 0.74 एंगस्ट्रॉम। अब यदि 0.74 एंगस्ट्रॉम को इससे डिवाइड कर देंगे अपॉन 2 तो इक्वल टू स्टूडेंट्स 0.37 एंगस्ट्रॉम निकल आएगा। इसी वैल्यू को यहां पे रखा गया स्टूडेंट्स, इस वैल्यू। तो सहसंयोजक त्रिज्या में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। कोई इस वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है, ये जो फिगर हमने बनाया है किसका हाइड्रोजन एटम का है, यानी कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम ये पूरा बना फिगर। तो किसी भी एटम की आप परमाणु त्रिज्या निकाल सकते हैं, राइट। किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स की कैरेक्टर्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस, यानी कोवेलेंट रेडियस के लक्षण क्या है, कौन कौन से इसमें प्रॉपर्टी में पाया जाता है।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं बॉन्डिंग में, यानी कि कोवलेंट रेडियस में यदि एक से ज्यादा बॉन्ड हो तो कोवलेंट रेडियस की वैल्यू क्या होती है, घटती, डिक्रीज होती है, राइट। यानी कि सपोज करिए सिंगल बॉन्ड है, यहां पे लिखते हैं मतलब कोवलेंट रेडियस ये किस किस, इसका लक्षण क्या है। तो सबसे पहला नंबर है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब एक से ज्यादा यदि बंध पाए जाते हैं तो क्या होता है, हमारा कोवलेंट रेडियस डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड में पाया जाता है कोवलेंट रेडियस। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां पे स्टूडेंट देखिए इस सिंगल बॉन्ड में इसकी एटॉमिक रेडियस कितनी, कोवलेंट रेडियस कितनी होती है स्टूडेंट्स, इसकी रेडियस 0.77 0.771 एंगस्ट्रॉम स्टूडेंट्स, 0.771 एंगस्ट्रॉम होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब यही चीज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में डिक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में तो 0.771 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड में और घटेगा, ट्रिपल बॉन्ड में और घटेगा। यानी कि कुल मिलाकर इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि एक से ज्यादा यदि बंध पाए जाते हैं किसी भी कंपाउंड में तो उसमें कोवलेंट रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी कि घटती है, राइट। एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.665 एंगस्ट्रॉम, 0.665 एंगस्ट्रॉम। देखिए स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई ना। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.602, 0.602 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में 0.771 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड में 0.665 एंगस्ट्रॉम एंड ट्रिपल बॉन्ड में 0.602 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक से ज्यादा यदि बॉन्ड पाए जाएंगे किसी भी कंपाउंड में तो कोवलेंट रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होगी। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि कोवलेंट रेडियस की जो वैल्यू है वो वान डेर वाल्स की अपेक्षा कम होती है, यानी वान डेर वाल्स की वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी। इसका ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो वान डेर वाल्स की जो मतलब रेडियस है कम होती है कोवलेंट रेडियस की वैल्यू, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के निर्माण में, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में टू एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स के बीच ओवरलैप होता है। कारण क्या है, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि क्यों अधिक होती है, कोवलेंट रेडियस की वैल्यू, कोवलेंट रेडियस की वैल्यू वान डेर वाल्स, वान डेर वाल्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है और इसकी कोवलेंट रेडियस की कम होती है। क्यों होती है ऐसा, तो इसमें ऐसा है स्टूडेंट्स कि कोवलेंट रेडियस का जब हम किसी भी एटम्स के साथ ओवरलैप करते हैं, तो जब हम ओवरलैप करते हैं तो वान डेर वाल्स की जो रेडियस है वो ऑलरेडी स्टेबल हो जाती है, यानी कि स्टेबल स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, जिसके कारण से वान डेर वाल्स की वैल्यू ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा, कोवलेंट रेडियस की अपेक्षा, यानी कि इनके बीच में ओवरलैप होता है। एग्जांपल लेते हैं, आयोडीन की कोवलेंट रेडियस
आयोडीन, ये आयोडीन है, आयोडीन की कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू कितनी होगी 1.33 एंगस्ट्रॉम, 1.33 एंगस्ट्रॉम। यहीं पे आयोडीन की वैन डर वाल्स रेडियस की वैल्यू हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। वैन डर वाल्स रेडियस इसकी वैल्यू होगी 2.15 एंगस्ट्रॉम, 2.15 एंगस्ट्रॉम स्टूडेंट्स। यहां पे आप देख सकते हैं, यानी कोवेलेंट की जो वैल्यू क्या होती है वो कम होती है और वैन डर वाल्स की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। ज्यादा होने का कारण है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में टू एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स के बीच में ओवरलैप होता है। जब उसका फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, तो उसमें जो क्लाउड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स, उसके बीच में ओवरलैपिंग यानी कि जो कोवेलेंट रेडियस की है वैल्यू घट जाती है और वैन डर वाल्स वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड में है मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस, मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस सेकंड नंबर, मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस सेकंड नंबर। मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस स्टूडेंट्स, राइट। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। मेटालिक और सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट्स है उसे हम एल्कली अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो ऐसे एटम्स इनके क्या होते हैं, ये क्रिस्टल मेटालिक या क्रिस्टल रेडियस कहलाते हैं, इतने जितने एलिमेंट्स हैं इनके। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी मेटालिक क्रिस्टल में, किसी भी मेटालिक क्रिस्टल में दो नजदीकी बॉन्डेड एटम मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी के आधे भाग को, के बीच की दूरी के आधे भाग को एटम के क्रिस्टल रेडियस या मेटालिक रेडियस कहा जाता है, राइट। यानी कि किसी भी मेटालिक क्रिस्टल कंपाउंड हो गया, किसी भी मेटालिक क्रिस्टल्स के दो नजदीकी बॉन्डेड, दो नियरेस्ट बॉन्डेड टू नियरेस्ट बॉन्डेड, दो निकटस्थ बंध के न्यूक्लियस की जो बीच की दूरी का आधा है, बॉन्डेड जो न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधे भाग को एटम के हम मेटालिक क्रिस्टल या क्रिस्टल रेडियस कहते हैं, राइट। ये उसी से मिलता जुलता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। इसमें मेटल से संबंधित रहेंगे, मेटालिक कंपाउंड मतलब एटम रहेंगे, मेटालिक एटम, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, जैसे आपके एस ब्लॉक में सोडियम हो गया, राइट। सोडियम के बाद क्या हो गया स्टूडेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, राइट। तो ऐसे एटम्स आपके दो निकटस्थ, सोडियम एटम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सोडियम, सोडियम, सोडियम जो है दूसरा सोडियम, एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब सोडियम के ही दो नजदीक, ये भी सोडियम, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा, बीच की दूरी कितनी होती है 3 स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, दो नजदीकी सोडियम एलिमेंट्स, सोडियम एटम के बीच की दूरी कितनी होती है, के बीच की दूरी होती है 3.72 एंगस्ट्रॉम, राइट स्टूडेंट्स, 3.72 एंगस्ट्रॉम होती है। यहां पे ध्यान रखिएगा, नियर सोडियम एटम के 3.72 एंगस्ट्रॉम।
अब सोडियम की मेटालिक रेडियस कितनी होगी? सोडियम की मेटालिक रेडियस कितनी होगी? मेटालिक रेडियस सोडियम की कितनी होगी? 1.86 एंगस्ट्रॉम। 1.86 एंगस्ट्रॉम मेटालिक सोडियम। मेटालिक सोडियम की रेडियस कितनी होगी? 1.86 एंगस्ट्रॉम। अब सोडियम के कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? कोवेलेंट रेडियस ऑफ सोडियम, सोडियम की सहसंयोजक त्रिज्या कितनी होगी स्टूडेंट्स? 1.57 एंगस्ट्रॉम। 1.57 एंगस्ट्रॉम। यानी कि यहां पे देखिए स्टूडेंट, सोडियम की मेटालिक रेडियस कितनी है? 1.86 एंगस्ट्रॉम एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ सोडियम, सोडियम की सहसंयोजक त्रिज्या कितनी है? 1.57 एंगस्ट्रॉम। अब इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहलाती है? 3.72 एंगस्ट्रॉम। यानी कि दोनों के बीच मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस 1.86 एंगस्ट्रॉम एंड कोवेलेंट रेडियस 1.57 एंगस्ट्रॉम होती है, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड नंबर आता है वान डर वाल्स रेडियस। वान डर वाल्स रेडियस वान डर वाल्स रेडियस, राइट स्टूडेंट्स। वान डर वाल्स रेडियस की डिफिनीशन क्या होगी कि सॉलिड स्टेट में किसी एलिमेंट्स के दो निकटस्थ अणुओं के, यानी कि नजदीकी मॉलिक्यूल्स के निकटस्थ एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा यानी हाफ, इस एलिमेंट्स के एटम की वान डर वाल्स रेडियस कहलाती है। इसको डिफिनेशन से एक बार अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। इन सॉलिड स्टेट्स, इन सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था वाले, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स इसमें शामिल होंगे जो सॉलिड स्टेट में होंगे, ठोस अवस्था वाले। तो किसी एलिमेंट्स के दो नजदीकी, किसी एलिमेंट्स के टू नियरेस्ट एनी एलिमेंट्स, मतलब किसी तत्व के दो नजदीकी, टू नियरेस्ट के निकटस्थ एटम्स नियरेस्ट एटम्स, नजदीकी परमाणु के बीच की दूरी, यानी उनके जो नाभिक होते हैं न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? वान डर वाल्स रेडियस कहलाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स आप समझते जाइएगा, जो हम शुरू से चलते आ रहे हैं कोवेलेंट रेडियस एंड क्रिस्टल रेडियस एंड वान डर वाल्स रेडियस, इनमें केवल उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो चेंज हुए हैं और सब चीजें सेम है। उन्हीं के दोनों के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे टू नियरेस्ट ऑफ एनी एलिमेंट्स, नियरेस्ट यानी वान डर वाल्स रेडियस कहलाता है। अब स्टूडेंट्स इसमें ये देखना है अपन को कि इसको फिगर के माध्यम से कैसे समझना है, फिगर्स, राइट। तो फिगर देखते हैं इसमें स्टूडेंट्स। ये दो एटम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, ये न्यूक्लियस होगा, राइट।
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, दो एटम्स हैं, ये भी दो एटम्स हैं लेकिन अलग अलग हैं। उनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी के आधे भाग को हम क्या कहते हैं? वैन डर वाल्स रेडियस कहा जाता है, यानी कि वैन डर वाल्स त्रिज्या। तो इसकी वैल्यू होती है 1.86 एंगस्ट्रॉम, यानी कि दो अलग अलग एटम्स के बीच की दूरी के न्यूक्लियस, ये सॉरी न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। इनके दोनों के बीच की दूरी को आधे भाग को हम क्या कहेंगे? वैन डर वाल्स रेडियस। अब यहां पे जो स्टूडेंट्स याद ध्यान दीजिएगा कि ये जो दो चीजें हैं, ये वाली अलग लाइन है और ये वाली दोनों अलग अलग लाइन है। इनमें क्या होता है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन internuclear distance between non-bonded atoms मतलब ये दोनों चीजें क्या बता रहा है? यहां से यहां तक क्लियर हो गए कि अबंधी परमाणुओं के बीच की दूरी में इंटरन्यूक्लियर अंतर्नाभिकीय दूरी कितनी होती है? वह ये वाला यहां से इस नाभिक से लेके और इस नाभिक की दूरी का मतलब बता रहा है, यानी कि अंतर्नाभिकीय डिस्टेंस कितना रहेगा? बॉन्डेड एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? दोनों की डिफरेंट की मतलब जो अलग अलग एटम्स हैं उनके अंतर्नाभिकीय दूरी के बीच में अबंधी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच की दूरी कितनी होगी? उनके बीच की दूरी है 3.72 एंगस्ट्रॉम। 3.72 एंगस्ट्रॉम, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 3.72 एंगस्ट्रॉम, राइट? ध्यान रखिएगा, ये अलग मॉलिक्यूल्स हैं और ये अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके अलग अलग एटम्स हैं, उनके दोनों के बीच में अबंधी है, नॉन बॉन्डेड है, अबंधी, उनके बीच की दूरी के आधे भाग को ही वैन डर वाल्स रेडियस कहते हैं। तो उसकी रेडियस यहां पे कितनी है? तो वैन डर वाल्स रेडियस हो गई। अब अंतर्नाभिकीय दूरी कितनी होती है? अंतर्नाभिकीय दूरी 3.72 एंगस्ट्रॉम होती है, राइट? इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका ये भी दो डिफरेंट एटम्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी वैन डर वाल्स में क्या क्या त्रिज्या होगी? राइट, वैन डर वाल्स रेडियस कितनी होगी इसकी? वैन डर वाल्स रेडियस स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यानी कि दो डिफरेंट एटम्स के बीच की दूरी के आधे भाग को हम वैन डर वाल्स रेडियस कहते हैं, राइट? दूरी के आधे भाग को वैन डर वाल्स रेडियस। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पे ये चीज हमको करना चाहिए, ये स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिए, ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वैन डर वाल्स रेडियस क्या कहलाती है? दो डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी के आधे भाग को वैन डर वाल्स रेडियस कहते हैं। और ये पूरा क्या हो गया? इंटरन्यूक्लियर, यानी कि दो डिफरेंट एटम्स के नाभिक के बीच की दूरी कितनी होगी तो ये बता रहा है, यहाँ पे 3.72 एंगस्ट्रॉम होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है? वैन डर वाल्स रेडियस इक्वल टू 1.86 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसको हम 2 से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी 1.86 एंगस्ट्रॉम निकलेगी, क्योंकि दो डिफरेंट एटम्स के बीच की न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा
वान डेर वाल्स रेडियस कहलाता है, राइट। अब वान डेर वाल्स रेडियस इसमें कितना होगा, इस वाले में तो 1.91 एंगस्ट्रॉम, 1.91 एंगस्ट्रॉम, राइट, यहां से यहां तक के बीच में। अब ये दोनों फिगर हमें क्या सिग्नल क्या देते हैं, ये क्या बता रहे हैं, इसको भी समझना जरूरी है। तो ये क्या बता रहे हैं, ए नंबर क्या बता रहा है, फर्स्ट नंबर, ये ए नंबर हो गया, और इसे हम क्या कहेंगे, ये बी नंबर हो गया। तो ए नंबर में हमें क्या जानकारी मिलती है कि यानी कि इन सॉलिड क्लोरीन्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट non-bonded atoms of two chlorine याद रखिएगा, 2 chlorine atoms, 2 chlorine molecules in solid स्टेट यानी सॉलिड क्लोरीन भी आप कर सकते हैं, सॉलिड क्लोरीन। यानी कि ये वाला फिगर हमें ये बता रहा है कि ठोस क्लोरीन में मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन जो मॉलिक्यूल्स, दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के परमाणुओं के आबंधी डिस्टेंस, दोनों की नाभिकों के बीच की दूरी को बताता है ये वाला फिगर। जैसे दो क्लोरीन एटम्स हुए हैं, उनके अलग अलग, थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके नाभिकों के बीच की दूरी, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल अलग हुआ, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल अलग हुआ, राइट। तो इनके मतलब जो अंतर नाभिकीय है, नाभिक न्यूक्लियस, उनके बीच की दूरी को बताता है अंतर नाभिकीय इंटरन्यूक्लियस, यानी कि ये वाला फिगर। और ये वाला फिगर हमें क्या बताता है, ये वाला फिगर हमें बताता है कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट distance between nearest organ atoms in solid state मतलब इसमें ये दो ऑर्गन है, याद रखिए स्टूडेंट्स, दोनों ऑर्गन है, उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स रेडियस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे तीन प्रकार के रेडियस का विवरण पूरा हमने डिस्क्रिप्शन किया है, राइट। कौन कौन से, कोवेलेंट रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, एंड थर्ड है वान डेर वाल्स रेडियस, राइट। तो ये हो गए हमारे रेडियस तीनों प्रकार के। इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, इनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि एक्चुअल में एटॉमिक रेडियाई उस एटम्स के न्यूक्लियस की कितनी है, ये बताता है। ये पूरे तीनों चीजें फॉर्मेट से पता चलता है, राइट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका है इसी में ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड्स क्या है, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिए जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं, कोवेलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, एंड लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, वान डेर वाल्स रेडियस। इन तीनों की प्रवृत्ति आवर्त सारणी में कैसी है, इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। जबकि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक रेडियाई
सेल्स की नंबर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होता है, राइट। यानी कि जैसे यहां पे देखिए पीरियड, हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड पीरियड हो गया, और ये एटॉमिक रेडियस हो गया, इसको हम एंगस्ट्रॉम से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें देखते हैं लिथियम आता है, बेरिलियम आएगा, बोरान आएगा, बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। अब स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां पे जितने भी जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, इनकी जो एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है। कारण क्या है? क्योंकि वो न्यूट्रल पोजीशन पे होता है, इसलिए उनकी एटॉमिक रेडियस सबसे उच्च होती है, हाई होती है। लेकिन जैसे ही उनके अलावा उसको छोड़ दिया जाए, तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। क्यों डिक्रीज होती जाती है स्टूडेंट्स? इसमें रीजन ये है, कारण ये पड़ता है कि सेल्स वही रहती है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है स्टूडेंट्स, तो नाभिक से उनके बीच में प्रतिकर्षण यानी कि दूरी जो है वो बढ़ती जाती है। इस कारण से ये सब चीजें घटती हैं एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 1.23 होता है लिथियम का, 1.23 लिथियम का होता है, 0.99 आपका बेरिलियम का होगा, एंड नेक्स्ट है 89, 0.89 स्टूडेंट्स यहां पे सुधार कीजिए, 0.89 0.89 आपका बेरिलियम का होगा एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट देखिए 1.23 से घट गया, 0.89 आ गया। फिर नेक्स्ट है 0.80 बोरान का, 0.80। फिर इसके बाद आपका आता है 0.77, 0.77, 0.74, 0.74 एंड फ्लोरीन का स्टूडेंट्स 0.72 और इसका है 1.60 एंगस्ट्रॉम। स्टूडेंट मैंने यहां पे बताया था कि जितने भी अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेज हैं, उनकी सभी की एटॉमिक रेडियस हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि वह न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, उदासीन में होते हैं, इसलिए, और उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, इसलिए उनकी एटॉमिक रेडियस सबसे उच्च होती है, हाई होती है। लेकिन इसके उसको छोड़ दिया जाए तो लिथियम से जैसे हम फ्लोरीन की ओर बढ़ते हैं, बाएं से दाएं की ओर, तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू घटती जाती है, उसका मान घटता जाता है। कैसे हुआ? लिथियम का 1.23, बेरिलियम का 0.89 एंगस्ट्रॉम, बोरान का 0.80 एंगस्ट्रॉम, कार्बन का 0.77 एंगस्ट्रॉम, नाइट्रोजन का 0.74 एंगस्ट्रॉम, ऑक्सीजन का 0.74 एंगस्ट्रॉम, फ्लोरीन का 0.72 एंगस्ट्रॉम एंड नियॉन का 1.60, सबसे ज्यादा, सबसे हाई। लेकिन स्टूडेंट्स यदि हम टॉप टू बॉटम चलते हैं किसी भी ग्रुप में, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता जाता है, मतलब इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज इसलिए होता है कि सेल्स, कोषों की संख्या बढ़ती है, यानी कि KLMNOPQ ये बढ़ता है। जैसे ही एटॉमिक मतलब नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो उनका कोष भी बढ़ता है, और कोष बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाती है। थोड़ा सा एग्जांपल पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ग्रुप में यहां पे देखिए ग्रुप, हम पहले ग्रुप का लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। स्टूडेंट सॉरी, इसको हमको ऊपर से नीचे बनाना है, ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर से नीचे बनाना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, राइट।
और ये हो गया एटॉमिक रेडियाई, राइट। इसकी वैल्यू जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, कैसे चलते हैं, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 हो गया, पोटेशियम का 19 हो गया, रुबिडियम का 37 हो गया, सीजियम का 55 एंड फ्रांसियम का 87, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए जैसे ही एटॉमिक नंबर्स बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती है, तो उसकी वैल्यू एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू बढ़ती जाती है। कैसे वैल्यू बढ़ती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1.23 लिथियम का हुआ, 1.23 लिथियम का, फिर इसके बाद 1.57 सोडियम का, 1.57 सोडियम का एंड 2.03 पोटेशियम का हुआ एंड रुबिडियम का हुआ 2.16 एंड 2.35 सीजियम का एंड 2.50 आपका फ्रांसियम का। तो इस तरह से इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। कब बढ़ती है, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे चलते हैं। जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, बढ़ती जाती है, राइट। अब स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिए स्पेशल ट्रेंड्स भी होता है, स्पेशल ट्रेंड्स, स्पेशल प्रवृत्ति। कैसी स्पेशल प्रवृत्ति होती है, तो याद रखें स्टूडेंट्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स होती है एटॉमिक रेडियाई की, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो घटती है परमाणु त्रिज्या, लेकिन जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो बढ़ती है। याद रखिए, यानी कि बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है और इसमें घटती जाती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है स्पेशल ट्रेंड्स। क्या है स्पेशल ट्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेशल ट्रेंड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि पीरियोडिक टेबल, ये तो हो गया पीरियोडिक टेबल से संबंधित ग्रुप का भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन हमारे जो संक्रमण तत्व हैं उनमें क्या हाल होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा एक फिगर बनाते हैं, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस, इसे हम नाभिक कहेंगे, राइट। इसे क्या कहेंगे, एनएस ऑर्बिटल्स, इसे हम क्या कहेंगे, एनएस ऑर्बिटल। ये एनएस ऑर्बिटल है। फिर नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस द्वारा आकर्षण, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। एंड नेक्स्ट है यहां पे स्टूडेंट्स याद रखिए भीतरी इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षण। इनर इलेक्ट्रॉन, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये वाला है हमारा n-1d ऑर्बिटल। n-1d ऑर्बिटल, तो स्टूडेंट्स ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये संक्रमण तत्वों में d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन द्वारा शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव कैसे होता है। यहां पे ध्यान दीजिए, जो क्या लिखा है, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक द्वारा आकर्षण होता है, यानी कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो आकर्षित करेगा। लेकिन एनएस यानी कि
इनर जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव करता है, यानी कि उसको जाने से रोकता है। किसमें? एनएस ऑर्बिटल में, एनएस ऑर्बिटल जाने से रोकता है। और ये हो गया आपका नाभिक। तो इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सा? पहला फैक्टर्स है कि बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसके कारण आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, उसके कारण जो अट्रैक्शन फोर्स है उनके नाभिक के नजदीक, जब नाभिक के नजदीक जाता है तो क्या होता है? ये तो नाभिक अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन वही अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करता है, यानी कि इस चीज को हम साइड शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे इधर वाला इलेक्ट्रॉन तो आकर्षित कर लिया, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको दूर भगाता है। कब दूर भगाता है? जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब ये फैक्टर उत्पन्न होता है, जिसको हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट। इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है, यानी कि अंदर के इलेक्ट्रॉन को ये दूर भगाता है और इधर क्या करता है? न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्शन होता है। अब एनएस ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल और जो नाभिक के बीच में है, ये सब चीजें इसी में, ये केवल d ऑर्बिटल्स में होती हैं। इन्हीं के कारण ये सब चीजें बहुत फैक्टर उत्पन्न करते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है? जो n-1 d ऑर्बिटल है, इसमें वहां से इलेक्ट्रॉन जब जाता है, जब शील्डिंग इफेक्ट के द्वारा, तो क्या उत्पन्न हो जाता है इसमें स्टूडेंट्स? प्रतिकर्षित करता है एनएस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, रिफ्लेक्ट करता है। तो जब रिपेल करता है, प्रतिकर्षित होता है, तो उनके नाभिकों के बीच में आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को वो आकर्षित करता है। लेकिन यही चीजें इसमें चेंज हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव। राइट स्टूडेंट्स? तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है स्टूडेंट्स, और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं तो वो हमसे पूछ लीजिएगा सब्सक्राइब करके। कोई भी दिक्कत हो गया, थैंक यू वेरी मच।